साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 के बारे में। वर्ग 1 और वर्ग 2 की चयन परीक्षा को लेकर के हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ प्रश्न सीरीज हमने स्टार्ट की है। प्रतिदिन हम 10 से 15 प्रश्न हल करते हैं और उनको विस्तार से जानते हैं। आज का ये तीसरा पार्ट है। अब तक इसके 2 पार्ट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा और वर्ग 1 चयन परीक्षा के साथ साथ KVS, एकलव्य, नेट, JRF, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी हेल्पफुल होंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इन वीडियो में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं ये पहले से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बड़ी गंभीरता से लें और यदि कोशिश करें आप यदि इनमें इसके दौरान बताए जाने वाले फैक्ट नोट कर सकें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो पेन और कॉपी रख करके ही आप पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों पिछले 2 वीडियो आपके जो हैं वह हैं आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर। आज का जो वीडियो है ये है आदिकाल को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथियों आदिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है। जैसा कि हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है कि राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किस में मिलता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पदावली। ये तो हो गया इसका सीधा सा उत्तर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पदावली की रचना किसने की, तो इसमें आप क्या बताएंगे। तो आपको बता दें कि हिंदी ग्रंथ में राधा कृष्ण का जो प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है वो पदावली में मिलता है। पदावली की रचना जो की थी वह की थी विद्यापति जी ने। साथियों विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं और इन्होंने पदावली की रचना की थी और पदावली की जो रचना की थी वह मैथिली भाषा में थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें 4 ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे मधुमालती, तो मधुमालती जो रचना है यह रचना जो दोस्तों मंझन की है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। मधुमालती के जो रचनाकार हैं वो मंझन हैं। इसके अलावा यहाँ पर मृगावती दिया गया है। मृगावती जो रचना है वह कुतवन की है। किसकी है दोस्तों? कुतवन की। और एक लास्ट रचना है जो यहाँ पर दी गई है पद्मावत। पद्मावत हमें सबको पता है यह मलिक मोहम्मद जायसी की कविता है जो सूफी संत काव्यधारा के कवि हैं और मुख्य तौर पर भक्ति काल से माने जाते हैं। इसको तो हमने देख लिया, चारों प्रश्न के उत्तर हमें पता चल गए। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है, तो पदावली में मिलता है। पदावली की रचना जो की थी विद्यापति ने की थी और पदावली जो है मैथिल भाषा में लिखी गई। एक तो ये बनना है, साथ ही हमें पता होना चाहिए जो मृगावती है, मृगावती कुतवन की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और मधुमालती जो है मंझन की रचना है। आप इसको इतना याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब जो हमें बताना है बीसल देवरासो है इसकी नायिका कौन है। तो साथियों हमें पता होना चाहिए बीसल देवरासो की जो नायिका है इसकी नायिका है राजमती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमें याद होना चाहिए बीसल देवरासो की नायिका जो है वह राजमती है। अब इसके अलावा हमसे पूछ लिया जाए थी कि बीसल देवरासो लिखा किसने है, तो इसके जो राइटर है वह है नरपति नाल। नरपति नाल, आप इसको भी याद रख सकते हैं। बीसल देवरासो के जो रचनाकार हैं वह नरपति नाल हैं। इसकी नायिका जो है राजमती हैं और यह एक वीर गीति काव्य है। क्या है? यह एक वीर गीति काव्य है। आप इसको विशेष याद रखें। और वीर गीति काव्य जो है ये 4 खंडों में प्रकाशित है। तो इसके इतनी ही फैक्ट हमें याद रखनी है। सबसे पहले बीसल देवरासो की जो नायिका है वह राजमती है, जो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया। बीसल देवरासो को लिखा किसने? इसको लिखा नरपति नाल ने। और नरपति नाल ने लिखने के अलावा यह जो है 4 खंडों में विभाजित है, तो इसको हमें इतना याद रख सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने बताया ही है पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, पद्मावती नहीं, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये पद्मावती के नाम पर पद्मावत का नाम रखा गया है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, पद्मावत की नायिका है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता कौन है। सीधे सा हमें बताना है साथियों, चर्यापद के रचयिता हमें बताना है। तो चर्यापद के जो रचयिता हैं वह हैं आपके सबरपा। इसको आप याद रखेंगे। चर्यापद के रचयिता सबरपा हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो दिखा गया है सरहप्पा। इस सरहप्पा जो है दोहा कोश के रचनाकार हैं। तो चर्यापद के रचनाकार हुए आपके सरहप्पा। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला हमारा प्रश्न है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हमसे पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ कौन से काव्य की हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरा काव्य पढ़ना है, जो कम पंक्तियाँ पूछी जाती हैं वो ऐसे ही हमसे पहले पूछी जा चुकी हैं। ये क्वेश्चन जो है पहले भी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन पंक्तियों को हम बताना है। जो यूपीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि पीयू चित्तौड़ ना आव यूं सावण पहली तीज, जोबे बाट बिरहिणी खिण खिण आवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरे न देह, पंछी घाल पिंजरे छूटत रो संदेह, छूड़त रो संदेह। ये पंक्तियाँ हैं, हमें बताना है कौन सी काव्य से ली गई हैं। तो उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? अब यहाँ पे लिखा है करकंड चरियु, खुमाण रासो, ढूला मारूला दूहा या पद्मावत। तो ये जो रचना है ये राजस्थानी भाषा का इसमें अधिकतर उपयोग हुआ है, और जैसे इसमें अड़ा अड़ा लास्ट में आया है आप देख रहे होंगे, तो वैसे ही इसका जो राइट उत्तर है वह भी बी है। ये जो लाइनें हैं, ये पंक्तियाँ हैं, ये खुमान रासो की हैं। तो हमें पता होना चाहिए खुमान रासो की है, जो कि एक प्रबंध काव्य है, और खुमान रासो जो लिखा है वह दलपति विजय ने लिखा है। तो ये भी हम याद रख सकते हैं, दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है जयचंद प्रकाश की रचनाकार हैं। जयचंद प्रकाश की रचनाकार जो हैं वह हैं भट्ट केदार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सीधे हमसे पूछ लिया गया जयचंद प्रकाश, तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। इसके अलावा जगनिक ने क्या लिखा है? तो जगनिक ने जो लिखा है वह परमाल रासो लिखा है, हमने आपको अभी बताया था। नरपति नाल ने क्या लिखा है? अभी अभी मैंने आपको बताया था बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जिसकी जो नायिका राजमती है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो वह लिखा है किसने? नरपति नाल ने। इसके अलावा एक नाम जो आया है श्रीधर। श्रीधर ने जो ग्रंथ लिखा है वह है रणमल्ल छंद। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, रणमल्ल छंद, ये लिखा है बीसल देव रासो ने। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपसे जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप भी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक के वीडियो की लिंक जरूर पहुंचाएं, चाहे वो नेट की कर रहे हों, सेट की कर रहे हों, जेआरएफ की कर रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हों, वर्ग 1, 2, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उन तक की वीडियो पहुंचाएं ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? हमें बताना है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। तो इसका राइट उत्तर है दोस्तों सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी जो है इसका राइट आंसर है। कुमारपाल जो लिखा है वह लिखा है सोमप्रभ सूरी ने। आप इसको विशेष अच्छे से याद रख लें, सोमपाल जो लिखा है वह किसने लिखा है? सोमप्रभ सूरी ने। इसके अलावा अब यहाँ पे एक नाम आया है हेमचंद सूरी। तो आपको बताना है कि मतलब हेमचंद सूरी ने कौन सी रचना लिखी है। तो हेमचंद सूरी ने जो लिखी है, इनकी रचना का नाम जो है वह है कुमारपाल चरित्र। दोस्तों हमें याद रखना है कुमारपाल प्रतिशोध लिखा है सोमप्रभ सूरी ने, और कुमारपाल चरित्र लिखा है हेमचंद सूरी ने। दोनों में याद रखने में हमें सहूलियत होनी चाहिए। प्रतिशोध लिखा है सोमप्रभ सूरी ने, प्रा से याद रखेंगे प्रभ प्रतिशोध। आपको इसे याद हो सकता है कि इसमें लास्ट में प्रभ है, यहाँ में प्रा है, तो जिसमें कुमारपाल प्रतिशोध आए वह लिखा है सोमप्रभ सूरी ने, और हेमचंद सूरी ने लिखा है कुमारपाल चरित्र। तो इसमें भी चरित्र है और इसमें चंद्र है, तो चार से चार मिला करके आप ऐसे थोड़ा सा माइंड में सेट करके रख सकते हैं। अगला जैसे इसमें नाम आया है सारंगधर। तो सारंगधर ने क्या लिखा है? हमें पता होना चाहिए। सारंगधर ने लिखा है हम्मीर रासो। जो रासो साहित्य है उसमें सारंगधर ने हम्मीर रासो लिखा है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। और मेरुतुंग जो है, मेरुतुंग ने क्या लिखा है? मेरुतुंग ने लिखा है प्रबंध चिंतामणि। तो इस तरीके से हमें याद हो गए बहुत सारे। कुमारपाल प्रतिशोध सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल चरित्र हेमचंद सूरी, सारंगधर हम्मीर रासो, मेरुतुंग में चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि। तो इस चारों के चार आप याद कर लें, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, निश्चित ही आपकी तैयारी में सही साबित होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संदेश रासक के लेखक कौन है? साथियों में बताना है संदेश रासक के लेखक कौन है। तो संदेश रासक के लेखक जो है वह अब्दुल रहमान है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। बाकी बचे तीन ऑप्शन, जैसे नरपति नाल। तो नरपति नाल ने जो लिखा है, नरपति नाल की रचना वह है बीसल देव रासो, अभी अभी हमने पढ़ा है। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई सबको पता है, पृथ्वीराज रासो की जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखा गया है। जगनिक, जगनिक ने क्या लिखा है? हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, जो आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। वीर रस की एक रचना है। तो
इस तरीके से हमें चारों के राइटरों के एक एक ग्रंथ पता चल गए। नरपति नाल ने बीसल देव रासो, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, और जगनिक लिखा है परमाल रासो, जो आलाखंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? हमें बताना है। जो विद्यापति जी की रचना है पदावली, अभी हमने पढ़ा था, मैथिली में लिखी गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के अनूठे प्रेम का वर्णन है। यह हमने पहले ही प्रश्न में देखा था। तो इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में से किससे प्रभावित है? बांग्ला भाषा से, बिहारी भाषा से, मराठी भाषा से या उड़िया भाषा से? तो इसका राइट उत्तर है जो है विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने के साथ साथ इसमें बांग्ला भाषा का प्रभाव है। तो आप याद रख सकते हैं, इसमें बांग्ला भाषा का प्रभाव है। और विद्यापति जो है शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा ऐसा बताया गया कि ये बांग्ला भाषा से प्रभावित है, और मूल रूप से यदि इसकी भाषा है तो वह मैथिली हिंदी है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। साथियों, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर UKPSC लेक्चरर 2020 इन एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। भल्ला हुआ जू मारिया बहणी हमारा कंतु, लज्जेम तुम व्यम स्यहु जई भग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये जो पंक्तियाँ थोड़ी सी आदिकाल की हैं, इसलिए हमें अटपटी सी लग सकती हैं, लेकिन हमसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें इनके लिए तैयार रहना होगा। तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी, जिनके बारे में भी अभी हमने देखा था कि इन्होंने एक कुमारपाल प्रतिशोध रचना की है, और तो हो सकता है उसी काव्य की लाइनें हों। तो हमें इतना याद होना चाहिए, भल्ला हुआ जू मारियाँ बाहेड़ हमरा कंत, लज्जे जम तुम वयम स्यहु जई भग्या घरु एंतु। ये सोमप्रभ सूरी की लाइनें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न आया है। आदिकाल को चारण काल निम्न में से किस साहित्य इतिहास के लेख में कहा गया है? वैसे एक हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न है, लेकिन आदिकाल से जुड़े हुए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आ चुका है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो हमें पता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा आदिकाल को चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने भी कहा, तो आप इसको भी याद रखें। बाकी साथियों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे पूछा गया आदिकाल में चारण काल, तो आदिकाल में चारण काल जो मूल रूप से कहा है वह जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे ऑप्शन गियर्सन नहीं है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर रामकुमार वर्मा का उत्तर हमारा सही है, तो ये हमें याद रखें। बाकी इसके अलावा हमें और भी याद होने चाहिए कि कौन से राइटर ने क्या कहा है। तो चारण काल किसने कहा है? चारण काल जो कहा गया वह कहा गया आपका जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। इसके अलावा रामकुमार जो आरंभिक काल के भी कहा गया, इसको मिस्र बंधुओं के द्वारा, मिस्र बंधुओं ने इसको जो है आरंभिक काल के नाम से जाना है। इसके अलावा डॉक्टर मोहन अवस्थी हमने पढ़ा था, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने जो इसको कहा है, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने वीर काल कहा। साथियों, गलती को थोड़ा सा सुधार करेंगे, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने वीर काल नहीं कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने जो है आदिकाल को जो कहा है, आदिकाल के लिए इन्होंने आधार काल कहा। मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने आदिकाल को जो है कहा है वह आधार काल कहा है। इसके अलावा शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, इन्होंने कोई अलग से नाम नहीं दिया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको वैसे याद रखना है क्या क्या। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? संधि काल एवं चारण काल। केवल चारण काल किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने क्या कहा? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने जो इसको कहा आधार काल। आप इतना याद रख सकते हैं। बाकी सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यह कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने कहा है इसको बीज वपन काल। तो इस तरीके से आदिकाल के कई सारे नाम थे जो मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं अब आज के अगले प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो जो है हमें पता है अमीर खुसरो की उलटवासियाँ और अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ये और अमीर खुसरो के जो खड़ी बोली के बारे में इन्होंने लिखा है, काफ़ी फेमस हैं। तो इन्होंने जो है आदिकाल के कवि हैं, इसको हमें याद रखना है। अमीर खुसरो कौन से काल के कवि हैं? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, और जिनका समय माना जाता है लगभग 1253 से 1325। इनका जो समय काल है वह 1253 से जो है 1325 है। तो इस तरीके से लगभग 75 ईयर के आसपास इनका पूरा समय रहा। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को
खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है। आप इसको भी याद करके रखेंगे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। इसके अलावा अमीर खुसरो ने लिखा क्या है, तो अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी हैं, 2 शकुने लिखे हैं, मुकरियाँ लिखी हैं, गज़ल लिखी हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दान वाक्यावली की रचनाकार कौन है। तो साथियों दान वाक्यावली की रचनाकार जो है वह विद्यापति हैं। और इसको भी आप याद रख लें कि दान वाक्यावली की जो रचना की गई है वह संस्कृत में की गई है। तो आप इतना याद जरूर रखें, दान वाक्यावली की रचनाकार विद्यापति और दान वाक्यावली की भाषा है संस्कृत। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है। विद्यापति हैं, जैसे आप भक्ति काल में जो कृष्ण भक्त और राम भक्त हुए हैं, तो उस भक्ति परंपरा का ना समझना चाहिए कथन किसका है, इसका हमें राइट उत्तर बताना है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है कि विद्यापति को जो है हमें भक्ति परंपरा का नहीं समझना चाहिए। तो साथियों इसके अलावा आज का हमारा अंतिम प्रश्न है आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है। तो हमें बताना है, जैसा कि इसमें नाम है आदि कवि, जो आदिकालीन हमारा साहित्य रहा है तो उसके 5 से 6 भाग हैं। रासु साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है। तो उसमें से जो है सरहपा लुइपा ये सब कौन से साहित्य से संबंधित हैं। तो ये सब के सब साथियों सिद्ध साहित्य से संबंध रखते थे और सिद्ध साहित्य से इनका जो संबंध था, तो इसको हम याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें और आगे कल फिर हम देखेंगे भक्ति काल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद फिर हम कुछ आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कल, फिर भक्ति काल के देखेंगे, रीतिकाल के देखेंगे और आधुनिक काल में भी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। बीच बीच में ग्रामर के भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि हमारी तैयारी मिली जुली होती रहे, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इस उद्देश्य से वीडियो लेकर के आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।